हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम इकोनॉमिक्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। चाहे आपके सिलेबस में इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट हो, वहाँ पे भी आपको एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से ज़रूर एक नए क्वेश्चन पूछा जाएगा। या आपके सिलेबस में इंडियन इकोनॉमी है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डाल सकते हो। यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट नेशनल इनकम। फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे नेशनल इनकम क्या है, फिर नेशनल इनकम को किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, सारा हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर आप मेरे कंप्लीट लेक्चर्स ऑन इकोनॉमिक्स, स्टेटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक्स मिलेंगी, वहां पे आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। अगर आपको पीडीएफ के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहां से आप पूछ सकते हो। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, उस ग्रुप को ज्वाइन करो। वहां पे आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स, सिलेबस, जॉब्स के रिलेटेड सारी अपडेट्स एंड इन लेक्चर्स के रिलेटेड भी आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। नाउ लेट अस स्टार्ट। नेशनल इनकम टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स को हम जनरली दो मेन ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो एंड मैक्रो, ये जो दो टर्म्स हैं, इनको कॉइन किया था एक नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट थे, रैगनर फ्रिश, इन द ईयर 1933। माइक्रो का मतलब हो गया स्मॉल, मैक्रो का मतलब हो गया लार्ज। अब जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ये स्टडी करती है इंडिविजुअल लेवल पे, जैसे प्राइस की, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करती है ओवरऑल फंक्शनिंग एंड मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, जैसे इन्फ्लेशन हो गया, नेशनल इनकम हो गया, या एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई यानी टोटल, ठीक है, या गवर्नमेंट के जो भी स्टेप्स हैं, जो भी पॉलिसीज हैं, जैसे फिस्कल पॉलिसी हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, ये सारे किसके टॉपिक हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स के। एंड यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स ये है जेएम केन्स, और इनकी बहुत ही फेमस बुक है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो कि इन्होंने लिखी थी 1936 में। इकोनॉमी, it is a system of production, distribution and consumption of goods and services in a country. नो, इकोनॉमी किसको कहते हैं? इकोनॉमी एक सिस्टम है जहां पे प्रोडक्शन होती है, जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और जहां पे कंजप्शन होती है गुड्स एंड सर्विसेज की। इट इंक्लूड्स हाउ पीपल एंड बिजनेसेस अर्न मनी, यहाँ पे इंक्लूड होता है किस तरह से लोग और जो बिजनेस यूनिट है वो इनकम अर्न करते हैं, हाउ रिसोर्सेज आर यूज्ड एंड हाउ गुड्स एंड सर्विसेज रीच कंज्यूमर टू सेटिस्फाई देयर नीड एंड वांट्स। ठीक हो गया। अब यहां पे हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स के रिलेटेड। सबसे पहले आपको याद रखना है वेरिएबल। वेरिएबल किसको कहते हैं? वेरिएबल इज एनीथिंग जो कि चेंज होता है। जैसे मैथमेटिक्स के अंदर हम वेरिएबल्स लेते हैं ए से लेके जेड तक। ज्यादातर आपने देखा होगा, कभी कभार हम लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू 2, कभी कभार हम लिखते हैं वाई इज इक्वल टू 3। यानी इनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, एक्स 2 भी हो सकता है, एक्स 1 भी हो सकता है। आप ये नहीं कहोगे सर अभी तो आपने बोला एक्स 2 है, अभी आप कह रहे हो कि एक्स 1 है, क्योंकि ये वेरिएबल है। फिर अगर आपको मैं बताऊंगा ये क्या है, ये एक साइन है जिसकी फिक्स वैल्यू है 5, तो ये चेंज नहीं होता है। कभी मैं इसको 5 बोलूंगा, कभी मैं इसको 7 बोलूंगा, कभी 15 बोलूंगा, कभी 30 बोलूंगा, ऐसा नहीं है। यहां पे x कभी 2 भी हो सकता है, कभी 1 भी हो सकता है, कभी 3 भी हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या हो गए? वेरिएबल, यानी जो
चेंज होते हैं। अब इकोनॉमिक्स वेरिएबल क्या होते हैं? आर फैक्टर्स दैट शोज द कंडीशन ऑफ इकोनॉमी। ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो हमें बताते हैं एक इकोनॉमी की कंडीशन एंड अफेक्ट डिसीजन, और जो भी हम इकोनॉमी में डिसीजन लेते हैं उसको इफेक्ट करते हैं। अब इकोनॉमी हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है। इसी तरह से इनके वेरिएबल्स अलग अलग हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल क्या होते हैं? ये वो फैक्टर हैं दैट इफेक्ट इंडिविजुअल कंज्यूमर, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स बात करती है इंडिविजुअल लेवल पे। तो यहां पे जो फैक्टर्स होंगे वो एक इंडिविजुअल को ही इफेक्ट करेंगे। इंडिविजुअल कंज्यूमर हो गया, या इंडिविजुअल फर्म हो गया, या इंडिविजुअल मार्केट। अब क्या क्या वेरिएबल्स है? प्राइस है, क्वांटिटी डिमांडेड है या क्वांटिटी सप्लाइड है, या इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। इसी तरह से मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स ये वो सारे फैक्टर्स हैं दैट डिस्क्राइब ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ अ कंट्री, जो कि आपको बताते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस एक इकोनॉमी की। ठीक है, जैसे हमारे पास इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, नेशनल इनकम, ये सारे क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। फिर है एजेंट। अब इकोनॉमिक एजेंट कौन होते हैं? इकोनॉमिक एजेंट्स आर इंडिविजुअल आर इंस्टीट्यूशन। जो इकोनॉमिक एजेंट्स हैं वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, यानी आप और मैं भी हो सकते हैं, या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं। इनका काम क्या है? दैट मेक इकोनॉमिक डिसीजंस। अगर आपको कोई पूछेगा भाई इकोनॉमिक एजेंट्स का काम क्या है, तो इकोनॉमिक एजेंट्स का काम है इकोनॉमिक डिसीजन बनाना। इंडिविजुअल एजेंट जैसे कंज्यूमर, ये इंडिविजुअल है। प्रोड्यूसर, ठीक है। फिर हमारे पास है इंस्टीट्यूशनल एजेंट, जैसे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी हो गया, ट्राया हो गया, एमिंग टू मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर। इंस्टीट्यूशनल एजेंट का मेन काम होता है वेलफेयर को इंक्रीज करना, और जो प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर है ये अपना अपना सोचते हैं। कंज्यूमर का काम है अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना, और प्रोड्यूसर का काम है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। एट द माइक्रो लेवल डिसीजन आर मेनली मेड बाय इंडिविजुअल। अब स्मॉल लेवल पे डिसीजन कौन बनाता है? इंडिविजुअल। और मैक्रो लेवल में जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इजी भी है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। पहला हमारे पास है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? वो गुड्स जिन्होंने बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस किया है, यानी अब उनमें कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होनी है, वो बिल्कुल रेडी है कंज्यूमर के लिए कि वो उनको खरीदेगा और इस्तेमाल करेगा। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं? यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, जिनको हम प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं। यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आप डिफरेंशिएट करो बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, आपने हमेशा फोकस करना है फाइनल यूज पे। फाइनल यूज क्या हो रहा है? क्या वो एज ए इंटरमीडिएट गुड एक्ट कर रहा है, या वो फाइनल गुड एक्ट कर रहा है? जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आटा। आपसे मैं अगर पूछूंगा भाई आटा क्या है, आप कहोगे सर ये तो फाइनल गुड है, इसको हम घर लेते हैं, पकाते हैं और खाते हैं। सही बोला आपने, लेकिन इसी आटे को एक बेकरी वाला भी खरीदता है, वो वहां पे ब्रेड बनाता है, बेकरी प्रिपेयर करता है, फिर वो आपको बेचता है। तो यहां पे आटा क्या है? इंटरमीडिएट गुड है। आपने जब खरीदा तो आपने फाइनल उसको खरीदा, तो आपके लिए क्या है वो? फाइनल गुड। जब भी हम देखेंगे तो फाइनल यूज पे देखेंगे कि आखिरी इसका यूज क्या हुआ, क्या डायरेक्टली हमने इसको कंज्यूम किया, या इससे फर्दर प्रोडक्शन होगी। ठीक है, ये हो गया फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड। इसी तरह से कंजप्शन गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। कंजप्शन गुड्स कौन से होते हैं? वो गुड्स जो ह्यूमंस की वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं,
जैसे आपने शर्ट खरीदी, आपने फ्रिज खरीदा, आपने वॉशिंग मशीन खरीदी, ये सारे क्या है? कंजप्शन गुड्स हैं। प्रोड्यूसर गुड्स क्या आते हैं? गुड्स यूज टू प्रोड्यूस अदर थिंग्स, जिनसे हम दूसरी चीजें प्रिपेयर करते हैं। पहले नंबर पे हो गया रॉ मटेरियल, लकड़ी है, लकड़ी से हमने फर्नीचर प्रिपेयर किया, तो लकड़ी क्या हो गया? रॉ मटेरियल। फिर हो गया कैपिटल गुड्स या फिक्स एसेट, मशीनरी वगैरह। आपने अपनी एक बिल्डिंग के अंदर मशीनरी इंस्टॉल की, तो ये क्या है? प्रोड्यूसर गुड है। ये किसके लिए है? प्रोड्यूसर के लिए, क्योंकि इससे फर्दर प्रोडक्शन हो रही है, इससे कंज्यूमर का कोई लेना देना नहीं है। अब यहां पे एक और कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, जो फाइनल गुड्स है ना, फाइनल फाइनल गुड्स कंज्यूमर के लिए भी होते हैं, प्रोड्यूसर के लिए भी होते हैं। भाई कंज्यूमर वाला तो आपको समझ आ गया, लेकिन प्रोड्यूसर के लिए कौन से होते हैं? देखो ये मशीनरी है, मुझे बताओ क्या इस मशीनरी ने जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन है इसको क्रॉस किया है? यानी क्या इसके अंदर अब कोई और वैल्यू एडिशन होनी है? यहाँ पे थोड़ा सा नेट बोल्ट लगाना है यहाँ पे, या ये वाला अभी पार्ट इसका नहीं बना है, क्या इसमें कुछ और प्रोडक्शन होनी है या नहीं होनी है? अब इसमें कुछ भी नहीं होना है, यानी ये बिल्कुल फाइनल रेडी है। अब ये सिर्फ काम कर सकती है, ये कुछ और चीजें बना सकती है, यानी अपने आप में ये क्या है? फाइनल गुड है। तो फाइनल गुड प्रोड्यूसर के लिए भी होती है और फाइनल गुड कंज्यूमर के लिए भी होती है। और यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, जब भी हम बात करेंगे नेशनल इनकम की, जब हम नेशनल इनकम को एस्टिमेट करेंगे, हम हमेशा फाइनल गुड्स को ही कंसिडर करेंगे, हम कभी भी इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लेंगे। फिर है कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहते किसको हैं और इसके कंपोनेंट्स क्या है? अगर हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर मींस द टोटल स्पेंडिंग ऑन कंज्यूमर गुड्स इन एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में जितने भी कंज्यूमर गुड्स हैं, चाहे वो फूड है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, फर्नीचर है और बहुत सारी चीजें, जितनी भी कंज्यूमर गुड्स हैं, इनके ऊपर जो भी खर्चा आता है वो किसके अंदर आता है? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब ये फर्क नहीं पड़ता है कि खरीदने वाला कौन है, चाहे वो हाउस होल्ड हो, आपने अपने घर के लिए चीजें चीजें खरीदी, ठीक है, या वो कोई गवर्नमेंट है, जैसे गवर्नमेंट चीजें खरीदती हैं पब्लिक वेलफेयर के लिए। अब जो फ्री राशन बांटा जा रहा है, जिसके अंदर है राइस, व्हीट, शुगर वगैरह वगैरह, यहां पे गवर्नमेंट खर्चा कर रही है और लोगों में बांट रही है, तो ये क्या हो गया? गवर्नमेंट का कंजप्शन एक्सपेंडिचर। या डिफेंस के ऊपर जितना भी खर्चा आता है, मिड डे मील स्कूलों में चलता है, इसके ऊपर जितना भी खर्चा आता है वो किसके अंदर आता है? गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। या बहुत सारी नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है, एनजीओज, टेम्पल, मॉस्क, गुरुद्वारा, ये जितना भी खर्चा करते हैं कंज्यूमर गुड्स के ऊपर, वो सारा किस में आता है? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट मतलब टोटल, टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर किसके बराबर है? कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड प्लस कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट प्लस कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय द नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज द एक्सपेंडिचर मेड टू क्रिएट न्यू कैपिटल एसेट लाइक बिल्डिंग, मशीन, टूल्स एंड इक्विपमेंट। अब जो इन्वेस्टमेंट है ये भी एक्सपेंडिचर है, लेकिन ये कंज्यूमर गुड्स के ऊपर नहीं है। इससे जब हम एक्सपेंडिचर करते हैं जिससे कैपिटल ऐड हो, लाइक बिल्डिंग, बिल्डिंग एक और ऐड हो गई, या मशीनरी ऐड हो गई। आपकी एक फैक्ट्री है, आपके पास एक मशीन है, एक बिल्डिंग है, एक मशीन है, आपने क्या कर दिया? दो और मशीनें खरीदी, ठीक है, आपने दो और बिल्डिंग्स खरीदी, इनके ऊपर जो आप खर्चा कर रहे हो वो किसके अंदर आएगा? इन्वेस्टमेंट के अंदर आएगा। इट इंक्रीजेस द एबिलिटी टू प्रोड्यूस। इससे क्या हो जाता है? जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है।
पहले आप एक मशीन से 100 बैग्स बना रहे थे। अब जब आपने दो और मशीनें खरीदी, अब आप 500 बैग बना सकते हो। यानी आपकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो गई। इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू चेंज इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। जो आपके पास कैपिटल स्टॉक है उसके अंदर जो चेंज आती है ना, वो हो गया इन्वेस्टमेंट। यानी आपके पास एक मशीनरी थी, आपके पास दो और बढ़ गई, यानी हम क्या कहेंगे, यार इन्वेस्टमेंट हुई है यहां पे, तभी तो दो और मशीनरी इंक्रीज हो गई ना। जो आपके पास कैपिटल स्टॉक था, इसके अंदर आ गया चेंज। ये जो ट्राइंगल जैसा है इसको हम कहते हैं चेंज। तो चेंज इन के फॉर कैपिटल स्टॉक, तो चेंज इन कैपिटल स्टॉक इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट है ना, इसको हम कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को हम रिलेट ही करते हैं कैपिटल फॉर्मेशन से। यानी हमारा कैपिटल इंक्रीज हो गया, पहले एक मशीनरी थी, अब दो हो गई, अब तीन हो गई, अब चार हो गई, तो इसको हम कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं। अब देखो, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है ये फिक्स इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। अब फिक्स इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं? रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स कैपिटल। जो हमारे पास फिक्स कैपिटल है, जैसे मशीनरी है, एक प्लांट है, बिल्डिंग वगैरह है, इनके ऊपर जो भी हम खर्चा करते हैं, ये किसके अंदर आता है? फिक्स इन्वेस्टमेंट के अंदर। ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, और अकाउंटिंग ईयर यूजुअली 1 ईयर का होता है। फिक्स इन्वेस्टमेंट इज आल्सो कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। जो फिक्स इन्वेस्टमेंट है इसको हम कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं। अब फिक्स इन्वेस्टमेंट किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं? स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट विद द प्रोड्यूसर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। यानी एक अकाउंटिंग ईयर के एंड पे आपके पास कितना स्टॉक है, माइनस हम करते हैं स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट विद द प्रोड्यूसर एट द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर। यानी आपके पास लास्ट पे कितनी मशीनरीज है, माइनस आपके पास शुरुआत में कितनी मशीनरीज है। जैसे फॉर एग्जांपल, फॉर द ईयर 2026 शुरुआत में आपके पास 8 मशीनरी थी, ठीक है। लेकिन जब ये साल खत्म हो गया, आपके पास अब 10 मशीनरीज है। मैं आपसे कहूंगा, आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की है? फिक्स इन्वेस्टमेंट आपने कितनी की है? आप कहोगे सर एक मिनट, 10 - 2, दैट इज 2 मशीन। यानी 2 मशीनरीज आपके पास बढ़ी, क्योंकि शुरुआत में आपके पास सिर्फ 8 मशीनरीज थी, लेकिन एंड पे कितनी हो गई? 10 मशीनरी हो गई। यानी फिक्स इन्वेस्टमेंट आपने कितनी की है? 2 मशीन। इसी तरह से इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले हम समझेंगे ये इन्वेंट्री क्या है। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, किसी पॉइंट पे प्रोड्यूसर होल्ड द स्टॉक ऑफ। अब प्रोड्यूसर के पास, ये आपकी जो है फैक्ट्री है। अब आपके पास क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, आप जो है टीवी बना रहे हो, ठीक है। ये आपने 5-6 यहाँ पे कुछ टीवीज बनाई है जो अभी आपने नहीं बेची है, यहाँ पे अभी बन रही है, और यहाँ पे आपके पास रॉ मटेरियल है, ठीक है। तो इन्वेंट्री के अंदर क्या आता है? फिनिश्ड गुड्स। जो गुड्स आपने तैयार किए हैं, कुछ तो आपने बेच दिए ना, जो चले गए हैं इस शॉप से बाहर, लेकिन यहाँ पे कुछ आपके पास है। सेमी फिनिश्ड गुड, जो अभी फर्दर प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में चल ही रहे हैं, अभी वो पूरे नहीं बने हैं, यानी अभी इस टीवी की स्क्रीन लगाना बाकी है, अभी कुछ और चीजें इसमें करनी है। या रॉ मटेरियल, इसको हम कहते हैं इन्वेंट्री स्टॉक। चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। जब भी हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो वहां पे होता है चेंज। अब इसके अंदर जो भी चेंज आएगा वो किसके अंदर आएगा? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो इसको भी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इन्वेंट्री स्टॉक एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। यानी आपका इन्वेंट्री स्टॉक साल के अंत में कितना है, माइनस शुरुआत में कितना था। ठीक हो गया। अब यहां पे जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है, ये डिजायर्ड भी हो सकती है या अनडिजायर्ड भी हो सकती है। अब आपने क्या किया? टीवी बनाए, आपको आगे पता है कि आगे जो है वर्ल्ड कप आने वाला है,
तो वहां पे इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, वहां पे बहुत सारे टीवी बिकने वाले हैं। तो इस वक्त आपने बहुत सारी टीवी बना के रखी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डिजायर्ड इन्वेंट्री है, यानी फ्यूचर की डिमांड को मीट करने के लिए आपने खुद से बहुत सारी टीवी प्रिपेयर की। दूसरा हमारे पास है अनडिजायर्ड इन्वेंट्री। अनडिजायर्ड इन्वेंट्री है जिसको आप नहीं चाहते हो, यानी अनप्लान्ड स्टॉक। जैसे कोविड के अंदर हुआ था, अचानक से लॉकडाउन लग गया, फैक्ट्रीज बंद हो गई। अब जो उन्होंने वहां पे प्रेपरेशन की थी, रॉ मटेरियल वहां पे खरीद के रखा था, फिनिश्ड गुड्स बनाए थे, वो सारे के सारे वहीं रह गए। तो वो क्या हो गया, अनप्लान्ड स्टॉक, यानी ये है अनडिजायर्ड इन्वेंट्री। अनडिजायर्ड इन्वेंट्री में होता है लॉस, और यहां पे फ्यूचर में फिर प्रॉफिट हो जाता है, यहां पे लॉस नहीं होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं? इट रेफर्स टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग द ईयर। टोटल कैपिटल गुड्स की टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई, वो हो गया हमारे पास ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इसमें दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में। कैपिटल गुड्स यूज्ड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। देखो, आपके पास है मशीनरी, ये है आपके पास मशीनरी, ये आपने शुरुआत में इस्तेमाल की थी, लेकिन साल के अंत में आपने देखा कि यार ये जो मशीनरी है ये बिल्कुल खराब हो चुकी है, अब मुझे इस मशीनरी से काम नहीं करना है, इसकी जगह पे आपने दूसरी रखी, ठीक है, इसको आपने कबाड़ वाले को बेच दिया। शुरुआत में आपके पास कितनी मशीनें थी? एक। साल के एंड में कितनी मशीनरी है? फिर भी एक। क्यों? क्योंकि आपकी खराब हो गई, आपने इसी की जगह पे दूसरी यहां पे की। तो यानी यहां पे क्या हो गया, ये आपने रिप्लेसमेंट की, यहां पे नई एडिशन आपने कुछ भी नहीं की। कैपिटल गुड्स यूज्ड एट एज अ नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। दूसरा यहां पे क्या हो गया, आपके पास एक मशीनरी है, आपने दो और इंस्टॉल की, यहां पे कैपिटल स्टॉक के अंदर चेंज हो गया। अब जो पहला वाला है, जहां पे आपने सिर्फ रिप्लेसमेंट की, एक मशीन खराब हो गई, उसकी जगह पे आपने दूसरी इस्तेमाल की, यानी अभी आपके पास सिर्फ एक ही मशीन है, तो वो हो गया डेप्रीसिएशन, ठीक है। नेट इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक। अब जो एग्जिस्टिंग आपके पास मशीनरी है, उसके अंदर कितना चेंज हुआ, कितनी मशीनरीज आपने बढ़ाई, वो हो गया हमारे पास नेट इन्वेस्टमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट दोनों कॉन्सेप्ट है। अब ग्रॉस में दोनों आते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। इसको हम रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, क्योंकि यहां पे हमने मशीन को क्या किया था, रिप्लेस किया, क्योंकि वो हमें खराब हो गई। और नेट इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से जब आप डेप्रिसिएशन को निकाल देते हो, तो आपके पास क्या बचती है, नेट इन्वेस्टमेंट ही बचती है। अब जो डेप्रिसिएशन है ना, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। डेप्रिसिएशन के अंदर क्या क्या आ सकता है? नॉर्मल वेयर एंड टियर। आपके पास मशीन है, आपने इसको रिप्लेस नहीं करना है, ठीक है, मत करो रिप्लेस, फिर इसी को ठीक करो, तो फिर आपको इसी को ठीक करना पड़ेगा। इसको आपने नए नट बोल्ट्स लगाने हैं, एक पार्ट ये खराब हो गया, इसकी जगह पे दूसरा पार्ट आप इस्तेमाल करो। तो नॉर्मल वेयर एंड टेयर ये भी आता है डेप्रिसिएशन में। एक्सीडेंटल डैमेज, आपकी मशीन ठीक ठाक चल रही थी, अचानक से यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया और इस वाले हिस्से में आग लग गई, तो ये वाला पार्ट जो है खराब हो गया, फिर आपको इसको ठीक करना पड़ेगा, तो ये भी क्या हो गया, एक्सीडेंटल डैमेज, ये भी आता है डेप्रिसिएशन में। या जब आपकी जो मशीनरी है ये आउटडेटेड बन जाती है, आपने सोचा ये जो मशीनरी है ना, अब ये आउटडेटेड है, ये बहुत पुरानी है, जो करंट टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से अब ये मेट नहीं कर रही है, तो मैं ना इस मशीन की जगह पे नई मशीनरी खरीदता हूं, इसको मैं अब कबाड़ वाले को बेच देता हूं। तो ये भी आपके पास क्या है, डेप्रिसिएशन है। यहां पे आपने क्या कर दिया, रिप्लेसमेंट कर दिया। तो ये तीनों कंपोनेंट्स किसके हैं, डेप्रिसिएशन के। इसको हम कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल भी कहते हैं, क्योंकि जो फिक्स कैपिटल है ना, वो यहाँ पे खा रहा है। कभी आप इसको ग्रीसिंग कर रहे हो, कभी इसका आप नेट बोल्ट चेंज कर रहे हो, कभी कौन सा पार्ट चेंज कर रहे हो,
तो ये यहाँ पे क्या है, कंजप्शन है फिक्स कैपिटल की। दूसरा एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कैपिटल लॉस। अब कैपिटल लॉस क्या है, इज द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड इवेंट। कैपिटल लॉस होता है लॉस ऑफ वैल्यू, यानी कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट से अगर कोई भी लॉस हो गया ना, वो फिर डेप्रिसिएशन नहीं आता है, वो आता है कैपिटल लॉस में। जैसे अचानक से फ्लड आ गया और आपकी जितनी भी मशीनरी है वो सारी तबाह बर्बाद हो गई, तो वो क्या हो गया, कैपिटल लॉस। वहां पे आप डेप्रिसिएशन नहीं कहोगे। या आपने एक दिन मशीन खरीदी, आपने 1 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी, आपने उसको इंस्टॉल किया अच्छे से, दूसरे दिन आपने सुना यार वही मशीनरी आप सिर्फ 60,000 में मिल रही है, तो कितना लॉस आपको हो गया, 40,000 का। तो ये भी आपका डेप्रिसिएशन के अंदर इंक्लूड नहीं होता है। फिर हमारे पास है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये भी है, स्टॉक्स वर्सेस फ्लो। स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है। स्टॉक इज अ क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। स्टॉक के अंदर वो सारी क्वांटिटीज आती हैं जिनको हम मेजर करते हैं किसी एक टाइम पे, ठीक है। फ्लो क्या है, फ्लो इज अ क्वांटिटी मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फ्लो के अंदर भी क्वांटिटीज आती हैं, लेकिन उनको हम मेजर करते हैं पीरियड ऑफ टाइम। स्टॉक के अंदर आया पॉइंट ऑफ टाइम, फ्लो के अंदर आ गया पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मैं कहूंगा यार आपके बैंक में कितना बैलेंस है, आप कहोगे 1 लाख रुपए, तो वो क्या है, स्टॉक है। आपके लॉकर के अंदर कितना गोल्ड है, आप कहोगे यार बहुत सारा गोल्ड है, तो वो क्या है, स्टॉक है। या आपकी इन्वेंट्री कितनी जमा हुई है, वो क्या है, स्टॉक है। आपके पास कितनी मशीनरीज है, वो क्या है, स्टॉक है। अब मैं कहूंगा यार आपकी मंथली सैलरी क्या है, आप कहोगे यार मेरी मंथली सैलरी 50,000 है, तो वो है फ्लो कॉन्सेप्ट। आप हर महीने कितना एक्सपेंडिचर करते हो अपना घर चलाने के लिए, तो वो क्या हो गया, फ्लो कंसेप्ट। क्योंकि यहाँ पे पीरियड में बोल रहा हूं, एक महीने में कितना खर्चे कर रहे हो, एक हफ्ते में कितना खर्चा कर रहे हो, एक हफ्ते में आप कितना कमा रहे हो, इन्वेस्टमेंट कितनी कर रहे हो, या इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मंथली कितना हो रहा है, डेली कितना हो रहा है, या मैं कहूंगा क्वार्टरली कितना हो रहा है। ये सारा क्या है, फ्लो कॉन्सेप्ट है। सिंपल आपको याद रखना है, दोनों में आती है क्वांटिटी मेजर्ड। स्टॉक है एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना है, फ्लो है एक पीरियड ऑफ टाइम। फिर आपको पता होगा हमारे पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, ये वो बेसिक इनपुट्स हैं जो हमें जरूरत पड़ते हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस गुड्स, ठीक है। हमारे पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। लैंड, इसके अंदर सारे नेचुरल रिसोर्सेज आते हैं। लेबर, इसके अंदर सारे लोग आते हैं जो काम करते हैं, चाहे आप बैंक एम्प्लॉय हो, चाहे आप इंजीनियर हो या लेबर हो, जो भी हो, ठीक है। फिर आपके पास आता है कैपिटल। नेचुरल रिसोर्सेज के अलावा जो भी चीजें हैं जिनसे हम प्रोडक्शन करते हैं वो सारा आता है कैपिटल में, जैसे मशीनरी वगैरह। फिर आंट्रप्रेन्योरशिप, आंट्रप्रेन्योरशिप कौन होता है, वो जो बिजनेस को मैनेज करता है, जो बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। लैंड का रिटर्न आता, लैंड का जो रिटर्न है वो आता है रेंट। लेबर को मिलता है वेजेस या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, इसको हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने वाले। कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योरशिप को मिलता है प्रॉफिट। अब ये देखो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, यहां पे हम पढ़ने वाले हैं 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। हमारे पास 4 सेक्टर हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर। आराम से समझना है। अब जो हाउस होल्ड सेक्टर है इसके यहाँ पे 2 काम है। कितने काम है, 2 काम। पहला काम इसका ये है कि कंजप्शन करना, यानी खाना पीना, वो तो है ही, वो तो करता ही है। दूसरा काम है फैक्टरल सर्विसेज प्रोवाइड करना। हाउस होल्ड को हम मानते हैं ऑनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो हमारे पास 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है, इसका ऑनर कौन है, इसका ऑनर है हाउस होल्ड। ठीक हो गया, इसके 2 काम आपको समझ आ गए। फिर हम आते हैं प्रोड्यूसर पे।
प्रोड्यूसर क्या करता है? प्रोडक्शन। लेकिन प्रोड्यूसर के पास ना तो लैंड है, ना लेबर है, ना कैपिटल है, ना एंटरप्रेन्योरशिप है। तो ये क्या करता है? ये सारा हाउस होल्ड से हायर करता है। ठीक है, हाउस होल्ड इसको देता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अब जब मैं कहूंगा हाउस होल्ड ने इसको लैंड दी, आप ये मत समझना कि यार यहां से लैंड उठा के इसको दे दी, ऐसा नहीं है। लैंड के अंदर आएंगे सारे नेचुरल रिसोर्सेज, चाहे ये हाउस होल्ड इसको मिनरल्स वगैरह दे, लकड़ी दे, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो इसको प्रोवाइड करेगा। अब प्रोड्यूसर का काम क्या है? सबसे पहले हायर करना, और बदले में ये क्या देगा? ये हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को देगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बदले में देगा फैक्टर्स फॉर पेमेंट, यानी जो वो उनको खरीदेगा ना उनकी पेमेंट। लैंड के बदले में देगा रेंट, लेबर के बदले में देगा वेजेस, कैपिटल के बदले में देगा इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में देगा प्रॉफिट। ठीक, उसके बाद ये करेगा प्रोडक्शन। फिर हमारे पास है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का क्या काम है? गवर्नमेंट का काम है वेलफेयर एजेंसी, यानी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। एक दूसरा काम है इसका प्रोडक्शन, क्योंकि गवर्नमेंट भी प्रोडक्शन करती है। ठीक हो गया। फिर हमारे पास है एक्सटर्नल सेक्टर, यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो हमारी कंट्री से बाहर है। उसके साथ हम क्या करते हैं? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। वहां से हम टेक्नोलॉजी लाते हैं, या यहाँ की टेक्नोलॉजी हम बाहर बेचते हैं, या ये जो हाउस होल्ड है ये अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाहर भी बेच सकता है। तो ये हमारे पास है 4 सेक्टर्स और उनके काम। नेक्स्ट, अब रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। फ्लो तो हमने पढ़ लिया, अब रियल क्या होता है, मनी फ्लो क्या होता है, इसको हम पढ़ेंगे। रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। रियल फ्लो हो गया असली वाला फ्लो, जिसमें फ्लो होता है गुड्स एंड सर्विसेज का अमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, जो कि डिफरेंट सेक्टर इकोनॉमी के हैं। जैसे यहां पे मैंने 2 सेक्टर लिए, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर। अब मुझे बताओ, हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को क्या देता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, यानी इसको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो ये क्या हो गया? रियल फ्लो हो गया। फिर बदले में ये इसको क्या देता है? ये इनका रिटर्न देता है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो ये क्या हो गया? मनी फ्लो हो गया। ठीक है। फिर जब ये प्रोडक्शन करता है, हाउस होल्ड जाता है इस प्रोड्यूसर के पास चीजें खरीदने के लिए, तो ये हाउस होल्ड को क्या देता है? गुड्स एंड सर्विसेज, यानी प्रोडक्ट। तो ये भी क्या हो गया? रियल। फिर हाउस होल्ड इसको बदले में देता है पैसे, यानी कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो ये भी क्या हो गया? मनी फ्लो। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, जो मनी फ्लो है और जो रियल फ्लो है ये हमेशा आपस में इनवर्स होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। मनी फ्लो के बदले में रियल, रियल फ्लो के बदले में मनी फ्लो होता है। जैसे यहां पे हमने देखा, इसने इसको दिया रियल फ्लो, आगे से दिया मनी फ्लो, फिर यहां से रियल फ्लो आया तो यहां से मनी फ्लो गया। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन एवरी इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी की अगर हम बात करेंगे, जो 3 एक्टिविटीज है ना, ये कभी भी नहीं रुकती। अगर ये रुक गई, समझो वो इकोनॉमी खत्म हो गई, फिर वो बचेगी नहीं। कौन कौन सी वो एक्टिविटीज है? पहले नंबर पे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन कभी भी नहीं रुकती है। जनरेशन ऑफ इनकम, इनकम जनरेशन कभी भी नहीं रुकती है। एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है? रेफर्स टू द कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट। अब ये जो 3 एक्टिविटीज हैं, ये जब कंटिन्यूअसली मूव करती हैं तो इसी को हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, एंड दिस इज बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। ईच एक्टिविटी इज बोथ कॉज एंड इफेक्ट ऑफ अदर। एक एक्टिविटी दूसरे के कॉज भी है, इफेक्ट भी है। जैसे प्रोडक्शन जनरेट्स इनकम फॉर हाउस होल्ड। जो ही एक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है, इसको जरूरत पड़ती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, ये यहां से हायर करता है, तो इसके बदले में हाउस होल्ड को इनकम जनरेट होती है। फिर हाउस होल्ड क्या करता है? एक्सपेंडिचर करता है। जब ये चीजें बनाता है तो ये एक्सपेंडिचर करता है और इससे चीजें खरीदता है। ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है। प्रोडक्शन
income and expenditure continuously flow one another in a circular flow. अब हमारे पास जनरली थ्री मॉडल्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है. अब हम वन बाय वन करके इन सबको पढ़ेंगे. पहले नंबर पे हम पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी. दो सेक्टर में हम सिर्फ दो सेक्टर को लेते हैं, हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर, दैट इज होम. अब इनके बीच में क्या होता है बस वही हम यहाँ पे स्टडी करते हैं. सबसे पहले क्या करता है, हाउस होल्ड इस फर्म को फैक्टरल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप देता है. रिटर्न इसको मिलता है इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट. ठीक हो गया. फिर जब ये फर्म प्रोडक्शन करती है, वो जरूरत होती है हाउस होल्ड को, ये चीजें खरीदते हैं और रिटर्न में क्या करता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर करता है. बस यही यहां पे है. अब यहां पे अगर हम इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो यहां पे इनकम कैसे कैसे जनरेट होती है. सबसे पहले जो जो फर्म है या प्रोड्यूसर है, ये इससे खरीदता है, हाउस होल्ड से खरीदता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी ये करता है इन्वेस्टमेंट. तो इन्वेस्टमेंट हो गई एक इनकम. दूसरे नंबर पे ये जो हाउस होल्ड है, ये फर्म से चीजें खरीदता है अपनी कंजप्शन के लिए, तो वहां पे करता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर. बस दो चीजें हैं. तो यहां पे जो इनकम कैलकुलेट होगी, जब आपके पास सिर्फ दो सेक्टर्स होंगे, फिर आप क्या करोगे, कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, आपके पास इनकम निकल जाएगी. फिर हमारे पास है थ्री सेक्टर इकोनॉमी. थ्री सेक्टर इकोनॉमी में अब गवर्नमेंट आ जाती है. पहले नंबर पे हाउस होल्ड और फर्म तो ऑलरेडी थी, अब गवर्नमेंट भी आ गया. ठीक है. फाइनेंशियल सिस्टम यानी बैंक वगैरह वो तो यहाँ पे है ही. बैंक का क्या काम है, हाउस होल्ड बैंक के पास जाता है, वहां पे सेविंग करता है और वहां से लोन भी लेता है. इसी तरह से फर्म का भी ऐसा ही रिलेशन है. अब जो हाउस होल्ड एंड फर्म का पीछे हमने पढ़ा, यानी फैक्टरल सर्विसेज देता है, वहां से उसको रिटर्न मिलता है. इस तरह से फिर जो हाउस होल्ड है, ये फर्म से चीजें खरीदता है और बदले में कंजप्शन एक्सपेंडिचर करता है. इतना तो सेम है. अब जो नया यहाँ पे आया, यानी गवर्नमेंट सेक्टर आया, इसका क्या रिलेशन है वो हम देखेंगे. गवर्नमेंट सबसे पहले जो ये फर्म है, इसको सब्सिडीज देती है. ठीक है, दे दी इसने सब्सिडीज इसको, और फिर यहां से टैक्स भी वसूल करता है, एक चीज. और कभी कभार गवर्नमेंट जो है, यहां पे जो चीजें प्रोड्यूस करता है वो भी खरीदता है, क्योंकि गवर्नमेंट भी कंजप्शन एक्सपेंडिचर करता है पब्लिक वेलफेयर के लिए, डिफेंस वगैरह के लिए, तो गवर्नमेंट भी परचेज करता है. अब गवर्नमेंट और हाउस होल्ड का क्या रिलेशन है, गवर्नमेंट जो है हाउस होल्ड से टैक्स लेता है. ठीक है. फिर बदले में ये ट्रांसफर पेमेंट देता है. ट्रांसफर पेमेंट को आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे. अभी सिर्फ आप इतना याद रखो, जैसे पेंशन है या सब्सिडीज है या स्टूडेंट अलाउंसेस है, ये सारा कौन देता है, गवर्नमेंट देता है एक हाउस होल्ड को. अब यहां पे अगर आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है तो कैसे करोगे. देखो इनकम कहां कहां पे जनरेट हुई. सबसे पहले जो यहां पे ये है फर्म है, इसने इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट. ठीक है. फिर हाउस होल्ड ने कंजप्शन एक्सपेंडिचर किया, तो कंजप्शन. फिर गवर्नमेंट पे यहां पे इन्वॉल्व हुआ, तो गवर्नमेंट ने जितना एक्सपेंडिचर किया वो भी यहां पे आएगा. तो इन तीनों को प्लस करके हमारे पास इनकम निकलती है. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन फोर सेक्टर इकोनॉमी. अब यहां से जो ऊपर चीजें हो रही थी ना, वो सेम है जैसे हमने पीछे पढ़ा. हाउस होल्ड, फर्म एंड गवर्नमेंट, ये किस तरह से एक इकोनॉमी को चला रहे हैं अपनी कंट्री के अंदर, वो हमने देख लिया. अब जो फोर्थ सेक्टर इन्वॉल्व होता है, यानी एक्सटर्नल इकोनॉमी, यानी एक्सटर्नल सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो बाकी दुनिया है. अब मुझे बताओ बाकी दुनिया के साथ हम क्या करते हैं. सबसे पहले अगर हम एक फर्म का देखेंगे, ये अपनी चीजें उठाएगी और बाहर कंट्रीज में बेच देगी, यानी एक्सपोर्ट करेगी. जब ये फर्म एक्सपोर्ट करेगी तो वहां से इसको क्या मिलेगी, एक्सपोर्ट पेमेंट्स, यानी पेमेंट रिसीव करेगी. फिर कुछ ये इंपोर्ट भी करेगी. जब ये इंपोर्ट करेगी तो वहां पे इसको पैसे देने पड़ेंगे, यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को ये देगी इंपोर्ट पेमेंट. ठीक है, क्योंकि ये इंपोर्ट करेगी तो उनको पेमेंट देना पड़ेगा.
अब एक हाउस होल्ड का और एक्सटर्नल सेक्टर का क्या रिलेशन है? अब इस हाउस होल्ड ने सोचा, यार मेरे पास जो फैक्ट्रियल सर्विसेज हैं, इस फर्म को तो मैं दे ही रहा हूं, अब मैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को भी सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा। यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप इसने उठा के अब्रॉड भेज दिए। यानी फैक्ट्रियल सर्विसेज टू द एक्सटर्नल सेक्टर प्रोवाइड कर दी। वहां से इसको क्या मिलेगा? वहां से इसको फैक्ट्रियल इनकम मिलेगी फ्रॉम अब्रॉड, यानी बाहर वाली इनकम। तो इसको हम कहते हैं फैक्ट्रियल इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब यहां पे देखो, नेशनल इनकम क्या बनेगी? सबसे पहले कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो कि हाउस होल्ड ने किया। फिर है इन्वेस्टमेंट, जो कि एक फर्म ने किया। फिर है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया। फिर हमारे पास आता है एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसको हम नेट एक्सपोर्ट भी कहते हैं। अगर मैं कभी कभार इस्तेमाल करूंगा नेट एक्सपोर्ट, आपने देखना है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो ये हमारे पास था फोर सेक्टर इकोनॉमी। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर यहीं से आगे कंटिन्यू होगा। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।